गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आपको पता है कि आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके यूटी में आ रहा है। तो उस दिन जब मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो मैंने आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक आपको समझा दिया था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे, पता नहीं वो सानिया नाम थी या पता नहीं कौन बच्ची थी, कि समझ में नहीं आया मैम। तो मैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है और सारे का सारा मैं आज जितना हो सकता है आज बता दूँगी और एक वीडियो मैं आपको कल सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स क्या कहती है कि मेंडलीव जिस तरीके से आपका न्यूलैंड्स था और आपके जो पहला वाला वैज्ञानिक था उसी ने, साइंटिस्ट जो थे उसने भी जिस तरह उन्होंने मेटल्स को, एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लगाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, किसके अकॉर्डिंग्स में लगाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग्स लगाया था। तो एलिमेंट जो थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर उनको देखा कि वे एक इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो हैं गैप में आ रहे थे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि जो उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एलिमेंट्स की उन्होंने किसके बेस पर नापी थी, उन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर किया था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने केमिकल रिएक्शंस कराई थी और उसके अनुसार जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आई थी उनको उन्होंने एक ग्रुप में ऐड रख दिया था। तो इस तरीके से जब उसने सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब जितने भी थे 63 या 53 जितने भी एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने एक टेबल बनाई और उन टेबल्स में उसने 6 तो आपके पीरियोडिक पीरियड्स रखे और 8 उसने ग्रुप्स रखे। 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और 6 आपके हॉरिजॉन्टल रो थी। तो आप वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज याद कर लीजिए, या फिर 8 ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल कॉलम्स एंड 6 पीरियड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ इस टेबल में, तो ये क्या दिखाना चाह रहा है यहाँ पर आपके, कि देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर उसने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल्स में देखो उसने कितने आपके वर्टिकल्स रखे थे, 6 तो उसने हॉरिजॉन्टल रखे थे। छः, अरे भाई आजा, एक मिनट जरा मैं आपको इसको, तो ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स। इसमें पीरियोडिक टेबल्स में उसने कितने, 8 तो उसने ग्रुप बनाए थे जो कि क्या थे, वर्टिकल्स थे। एक ये वाला एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप और ये वाला आपका 8 ग्रुप्स। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप इसको अच्छे से समझिए कि इस टेबल में उसने क्या कहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कितने ग्रुप्स रखे हैं उसने। ये हैं आपके वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल्स कितनी हैं आपकी, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल जो थी वो थी आपकी 7, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाली जो आप जाएगा फिर ये नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, ये रहा 5 6 और यहाँ पर ये आ गया आपका 6 उसने रखी थी। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वाली बात, तो मेंडलीव ने क्या देखा था कि फर्स्ट ग्रुप, जो उसके फर्स्ट ग्रुप के जो आपके एलिमेंट्स थे जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, रुबिडियम आ रहा है और ये नीचे सीजियम आ रहा है, उसने क्या देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको देखेंगे तो हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो हमारा क्या फॉर्मूला मिलेगा, ये मिलेगा। लिथियम की कराते थे तब भी हमारा यही आता था, Li2O बनेगा। सोडियम की कराएंगे तब भी हमारा Na2O बनेगा। हाइड्रोजन की कराएंगे तो H2O बनेगा। पोटेशियम की कराएंगे तो भी हमारा K2O फॉर्मूला ही बनेगा। मीन्स कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करके क्या ऑक्साइड्स बना रहे थे, R2O। R की जगह आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, सोडियम भी, पोटेशियम भी, कुछ भी जो कि आपके इसके फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। सेकंड ग्रुप में क्या कहता है कि सेकंड ग्रुप के जो Be, बेरिलियम्स, मैग्नीशियम्स, कैल्शियम और आपका जिंक और सेंशियम्स, ये जो भी हैं जितने भी हैं
इनकी जब अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इनका जो फॉर्मूला बनता है वो आता है हमारा RO। तो अगर मैं BE की कराऊं तो वो बनेगा BeO, मैग्नीशियम की MgO, कैल्शियम की CaO। इसी के साथ साथ अगर ये हाइड्राइड्स पूछते कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्राइड के साथ कैसी वो बनाता है, तो वो बनाता है RH2। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपकी जब मॉडर्न वाली होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएगा तो उसमें क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसके H2O आ रहा है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर इसका RH आ रहा है। एक एक नंबर की शेयरिंग हो रही है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हो रही है वो इस तरीके से यहाँ पर बना। ठीक है, फिर उसके बाद बोरोन, इसमें जो है ऑक्सीजन के साथ कौन सा फॉर्मूला बनाता है, ये पूरी की पूरी जो टेबल आएगी यहाँ पर नीचे तक थर्ड वाली, ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी R2O3। और R की जगह आप B भी रख सकते हो, बोरोन भी रख सकते हो, एल्यूमिनियम भी रख सकते हो, सल्फर और ये सल्फर भी रख सकते हो, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनको रख सकते हो। और इसमें आपकी हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, वो RH4 बनाएगा। क्या बनाएगा RH4। जैसे कि मैं BE के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊं B+H, तो B की वैलेंसी कितनी होती है, B का वो जो कितना होता है वो होता है हमारा लिथियम का 3, इसका 4 और इसका 5 होता है। तो 5 में से 2 हो गया इसका और यहाँ पे आ गया हमारा 3। कितना आ गया हमारा, इसका 3 आ गया। ठीक है, 2 और 3 ये वाला आ गया। तो हाइड्रोजन से रिएक्शंस करके ये हमारा क्या बनाता है, इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके हमारा क्या बनाता है, ये R2O3 बनाता है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके R2O3 बनाता है। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये RH4 का फॉर्मूला देता है। इसी तरीके से फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप में कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका हमारा कितना आएगा, क्योंकि कार्बन का 6 होता है, 6 में से 2 चला गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीजन के साथ जो फॉर्मूला बनाएगा वो बनाएगा RO2। कार्बन भी, स्ट्रेंशियम्स भी, टिन्स भी, जिनेनियम्स भी, JR भी, ये सब RO2 बनाएंगे। और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, RH4 बनाएंगे। यानी कि हम R की जगह ये जो ऊपर दोनों फॉर्मूले दिए गए हैं इसमें हम उनके नीचे के जितने भी ये एलिमेंट हैं उनको रखेंगे, तो उनके हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सारे के सारे सिमिलर फॉर्मूले आएंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये क्वेश्चंस भी बनता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी बनता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अब इसके हम यहाँ पर पढ़ना चाहें तो मैं यहाँ पर इसको घुमा देती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चलूँ, ये आ गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं एक बार इसको बंद करके तो ये हमारी टेबल हो गई। इसमें हमें समझना है। अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे कि यहाँ पर हम आते हैं मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो येलो कलर की, पिंक कलर की जो टेबल है, इसमें जो ये मेंडलीव की टेबल है इसकी क्या तो उपलब्धियाँ रहीं, क्या मेरिट्स रहीं और क्या इसकी लिमिटेशंस रही, इस चीज़ को हमें अब पढ़ना है। तो मेरिट्स क्या रही हैं आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, कि उसकी क्या खूबियाँ रहीं। मेरिट्स मीन्स क्या उसकी खूबियाँ रहीं। तो जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने बीच बीच में गैप छोड़ दिया था। और गैप छोड़ने का कारण क्या था कि इन फ्यूचर उससे आइडिया हो गया था कि इस एलिमेंट का, इस नंबर का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का कोई ना कोई एलिमेंट्स जो है वो इन फ्यूचर ज़रूर ही डिस्कवर किया जाएगा। तो उसकी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। और उस पीरियोडिक टेबल में जो डिस्कवर नहीं हुए थे जब तक, उनके लिए उसने गैप छोड़ा था और उनको नाम दिया था उसने, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का, इस तरीके से ये 3 नाम दिए थे उसने। तो उसने जो 3 नाम दिए थे वो थे हमारे इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। ये 3 नाम जो हैं उसने दिए थे। और इन फ्यूचर्स में फिर ये एलिमेंट्स हमारे खोजे भी गए। ठीक है, तो जो इसने गैप छोड़ दिया था
जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो पीरियोडिक टेबल में उसने गैप छोड़ दिया था, और वो गैप जैसे कि ये आपको मैं कहूँ, ये देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ एल्यूमिनियम के नीचे इसने गैप छोड़ दिया है, यहाँ पर इसने गैप छोड़ा है, यहाँ पर इसने गैप छोड़ा है। तो जब वो डिस्कवरी कर रहा था, यहाँ पर देखिए, जब वो डिस्कवरी कर रहा था तब जो है ये एलिमेंट्स जो थे वो खोजे नहीं गए थे। तो फ्यूचर्स में ध्यान रखते हुए कभी ना कभी कोई ना कोई इन एलिमेंट्स को खोजेगा। तो उसने इक्का नाम लगाकर 3 एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से नाम दिया था। इसका नाम था इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन एंड इक्का आपका बोरोन। ये 3 नाम उसने दिए थे, ठीक है। तो बाद में लास्ट में जब उनको खोजा गया तो इक्का बोरोन और इक्का सिलिकॉन को उसने क्या कहा गया, इक्का का मतलब होता है पहले, जैसे इक्का बोरोन का मतलब हो गया कि वो बोरोन जो है पहले आएगा और उसके बाद जो है फिर अननोन एलिमेंट्स आएगा। तो इक्का बोरोन को जो है उसने नाम दिया था स्कैंडियम, SC स्कैंडियम। मैं यहाँ पर ये वाला इक्का बोरोन, ठीक है, इसको नाम दिया था उसने इक्का बोरोन। स्कैंडियम जो बाद में खोजा गया तो इसका नाम निकला हमारा स्कैंडियम। दूसरा उसने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम को उसने नाम दिया था गैलियम। मैंने कि उसने तो नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम के ये बाद आएगा, वो तो ये वाला इक्का एल्यूमिनियम, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम के बाद आएगा और यहाँ पर ये आपका बोरोन के बाद आएगा। और तीसरा जो नाम दिया था उसने इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन जो दिया था, इक्का सिलिकॉन SIA, उसको दिया था बाद में उसकी जब डिस्कवरी की गई तो उसका नाम निकला हमारा जर्मेनियम। तो वो यूज़ क्या करता था, इक्का, EKA, इक्का। तो इक्का बोरोन स्कैंडम के लिए, इक्का एल्यूमिनियम बाद में डिस्कवरी हुई गैलियम के लिए, और इक्का सिलिकॉन उसने नाम दिया, वो क्या था हमारा गैलीनियम था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि इसने क्या कहा कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो मैं भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर कर जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे, कि जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपका R2O बन रहा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो हाइड्रोजन भी वही बनाएगा, लिथियम भी वही बनाएगा, Li2O बनाएगा, सोडियम जो है वो भी Na2O बनाएगा, पोटेशियम जो है K2O बनाएगा। और अगर इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बनेगा, LiH बनेगा, NaH बनेगा, KH बनेगा, RbH बनेगा। तो उसने क्या देखा कि जो रिएक्शन करने पर, जो एलिमेंट्स रिएक्शन करने पर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे थे उसको उसने एक ग्रुप में, है ना, एक ग्रुप में उसने रख दिया। फिर थर्ड क्या था कि उसने एक और स्पेस छोड़ दिया था अलग से, जिस तरीके से उसने इक्का एलिनियम गैलीनियम के लिए छोड़ दिया था, उसी तरीके से मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के साइड में एक और छोड़ दिया था स्पेस, जो कि था उस किसके लिए, नोबल गैस के लिए। उसे पता चल गया था कि भाई जिस तरीके से इनके लिए मैं छोड़ रहा हूँ उसी तरीके से कोई नोबल गैस भी होगी। जब उसके टाइम पे नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसने क्या करा कि उसने एक, जैसे ये टेबल बनाई है तो लास्ट में उसने एक कॉलम छोड़ दिया था कि यहाँ पर इस एटॉमिक मास वाला कोई ना कोई एक एलिमेंट्स आएगा। और लास्ट में जब बाद में उसके बनने के बाद, उसकी डिस्कवरी करने के बाद, पीरियोडिक टेबल बनने के बाद जब डिस्कवरी हुई तो नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, और उस नोबल गैस को उसने उसकी पीरियोडिक टेबल में बिना कोई डिस्टर्बेंस किए, यानी कि जहाँ पर जैसी उसकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस किए बिना जो उसने साइड में कॉलम छोड़ा था वहाँ पर नोबल गैस को अरेंज कर दिया था।
तो ये तीनों आपके पॉइंट्स आ गए कि उसने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन और इक्का सिलिकॉन नाम दिया था। दूसरा, उसने जो यूज़ किए थे वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था। और तीसरा, उसने नोबल गैस के लिए, उसे आइडिया हो गया था कि नोबल गैस के लिए उसने एक अलग से स्पेस छोड़ा था। तो जब उनकी डिस्कवरी हुई तो जो उसकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसे कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही उसने स्पेस प्रोवाइड कराया था। अब लिमिटेशंस क्या हुई कि कमियां क्यों रह गई भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स में। फर्स्ट जो उसकी कमी रह गई थी वो थी आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। हम आइसोटॉप्स जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास जो होता है 35.5 होता है। तो क्लोरीन के आइसोटॉप्स जो होते हैं 2 मिलते हैं, यानी कि जो वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सिमिलर होते हैं बट एटॉमिक मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो चूंकि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो जो क्लोरीन था उसी की जो ये आइसोटॉप्स हो गया वो अलग अलग पोजीशन में पहुंच गए, क्योंकि उनका एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो एक ही एलिमेंट्स जिसके आइसोटॉप्स थे उसको उसने 2 ग्रुप्स में अरेंज कर दिया था। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि भी कारण बताइए कि एक ही एलिमेंट्स को आपने 2 ग्रुप में कैसे अरेंज कर दिया, जबकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थी। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट उसने बताया, उससे पूछा नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए भी उसने कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन जो है वो आपकी फर्स्ट ग्रुप में आएगा या फिर आपके 7 ग्रुप में आएगा। फर्स्ट और 7 का क्या मतलब होता है भाई, हाइड्रोजन के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उसके पास NuTRAL न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब इसके पास जो है कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। एक तो पोजीशन ये आ जाती है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर देगा तो ये फर्स्ट वाले ग्रुप में आ जाएगा। दूसरी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसके पास कितने हो जाएंगे, अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक उसके पास पहले ही था, एक और उसको मिल गया, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। और 2 मिलने के कारण उसने कौन सी सेल्स ऑब्टेन कर ली, K सेल्स ऑब्टेन कर ली। अब चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये कैसे काम करेगा, ये आपके नॉन मेटल्स की तरह काम करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने पर ये मेटल की तरह काम करेगा। तो जो ये मेंडलीव्स था ये इस बात को नहीं कर पाया कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो मेटल में रहेगी या नॉन मेटल में रहेगी, इसको ये डिफाइन नहीं कर पाया था। तो ये इसकी पीरियोडिक टेबल में कमी रह गई थी। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, तीसरा पॉइंट ये है कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कि जो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, कि इसने जो है कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है, इसने कहा था कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को इसने क्या कर दिया कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले रख दिया और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रख दिया। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा, कोबाल्ट एंड निकल्स। यहाँ पे अगर मैं इसकी पीरियोडिक टेबल देखेंगे हम तो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन दिखा देती हूँ। ये रहा, ये इसने देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए इस वाली चीज़ में 58.93 को यानी कि ज़्यादा वाले को इसने पहले रख दिया है, इसको पहले रखा हुआ है जबकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, और निकिल को जो है इसका एटॉमिक मास क्या है हमारा कम है। तो इस चीज़ में इसने यानी कि अपनी पीरियोडिक टेबल को सुविधा अनुसार बनाने के लिए इसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है जो अलग अलग वाले थे उनको अलग अलग एक ही ग्रुप में रख दिया, यानी कि यहाँ पर इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी।
तो ये इस चीज़ को भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसकी हो गई तीनों लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस मैंडलीफ की आती हैं, लिमिटेशंस भी आती हैं और मेरिट्स भी आती हैं, दोनों आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर आपकी क्या बनी है फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है। तो ये कमियां जो भी हाइड्रोजन इसकी मैंडलीफ की कमियां रह गई थी, कौन कौन सी रह गई थी? फर्स्ट वाली थी कि वो आइसोटॉप्स को डिफाइन नहीं कर पाया था कि क्या होगी। दूसरा उसकी वो ये नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन की पोजीशंस क्या रहेगी। और तीसरा जो उसने डिसऑर्डर कर दिया था एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन तीनों चीज़ों को अगर कम दूर कर दिया जाए तो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो थी वो बहुत ही एक्सीलेंट नंबर की थी, उसमें कोई भी कमियां नहीं थी। तो उसकी डिस्कवरी के बाद फिर बहुत सारे और साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवरी करनी स्टार्ट करी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स यही है कि जो मैंडलीफ की कमियां रह गई थी उसको उन्होंने सुधारा। क्या क्या सुधारा? तो फर्स्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का था कि जो मैंडलीफ ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो बाद में जो साइंटिस्ट हुए थे, किसने, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता, हाँ तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि किसने सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। तो वो थे साइंटिस्ट हमारे नील्स बोर, BOHR, नील्स बोर थे, जिन्होंने मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और एक्सप्लेन करके, थोड़ा और एक्सटेंड करके बताया और उसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें पहली क्या थी कि जिस तरीके से मैंडलीफ ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया कि हमने एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ पीरियोडिक टेबल में। तो उससे क्या हो गया कि पीरियोडिक टेबल में जब हमने एटॉमिक नंबर लिया तो जो हमारी कोबाल्ट और निकिल वाली प्रॉब्लम थी वो सोल्व आउट हो गई थी। ठीक है, कि इसमें निकिल जो है वो फर्स्ट पहले आएगा और कोबाल्ट जो है वो बाद में आएगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शनल ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जो उसने जो बनाई थी पीरियोडिक टेबल, जो फंक्शनल यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थी, वो उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थी। तो इस तरीके से आइसोटॉप्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी क्लियर हो गई थी, क्योंकि जब आइसोटॉप्स में क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है सिमिलर होता है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सिमिलर है, तो जो भी एटॉमिक नंबर सिमिलर वाले आइसोटॉप्स थे उनकी पोजीशंस क्या होगी, एक ही जगह होगी, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कन्फ्यूज़न नहीं था कि कौन कहाँ आएगा और कौन कहाँ आएगा। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ थी, मैंडलीव्स की एनोमलीज थी, वो सब की सब क्या थी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने से अपने आप ही सारी की सारी डिसअपियर हो गई थी। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलीज, जो भी कमियाँ थी वो क्या क्या कमियाँ थी, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो थी वो थी एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, यानी कि जब सेम एटॉमिक नंबर होगा पुट एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप्स, यानी कि जब एटॉमिक नंबर्स आइसोटॉप्स का सिमिलर होगा तो उनको, कार्बन का एटॉमिक नंबर 17 है तो वो एक ही ग्रुप में तो अरेंज होगा, ठीक है, 18 तो नहीं है जो दूसरी में चला जाएगा, तो ये वाला उसका वो प्रॉपर्टीज, उसकी जो ये प्रॉब्लम थी मैंडलीफ वाली वो ख़त्म हो गई। दूसरा जो था आपका कोबाल्ट और निकिल की पोजीशंस, जो उसके एटॉमिक मास में कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो था वो ज़्यादा था, निकिल का एटॉमिक मास कम था। इस चीज़ को कम जो सोल्व आउट किया गया जब उसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो बताया गया कि कोबाल्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो था वो 27 है, तो कोबाल्ट पहले आएगा, और निकिल का 28 है तो निकिल जो है वो बाद में आएगा। तीसरा, unlike atomic mass, atomic number is always a whole number, so there is no elements between hydrogen and helium। ये क्या मतलब है, क्योंकि एटॉमिक मास जो था वो पॉइंट में आता था, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो आपका एक होल नंबर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 15, 16, 20 ऐसे होगा, पॉइंट में नहीं होगा। तो
इसके बाद क्या हो गया कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच जो है कोई भी दूसरा एलिमेंट्स नहीं आया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स मैं डिस्कस बाद में करूँगी। अभी यहाँ पर एटॉमिक नंबर उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये वीडियो सेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ना एटॉमिक नंबर से।